आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। शादी बन गया सजा। कहानी सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद हर इंसान अपने लिए एक साथी तलाशने लगता है, लेकिन कई बार जब यह तलाश लंबी होती जाती है तो सही और गलत साथी की पहचान भी धुंधली हो जाती है। मेरी शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन मेरा पति मेरे करीब नहीं आता था। मैं नौकरी करती थी और वह बेरोजगार था। वह पूरा दिन घर में पड़ा रहता। अब मुझे बच्चे की बहुत इच्छा हो रही थी। अजीब बात यह थी कि जब भी मैं घर आती तो मुझे अपने बेड पर किसी औरत के बाल पड़े हुए मिलते। जब मैंने अपने पति से पूछा तो उसने कहा, मुझे कुछ पता नहीं। उस दिन मैं नहाने के लिए बाथरूम गई तो वहाँ ऐसी चीज़ देखी जो किसी औरत की थी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई कब से रात के 2 बजे का इंतज़ार कर रही थी। अभी सिर्फ 12 बजे थे और सुरेश सो चुका था और मैं चाहती थी कि पड़ोस के सारे लोग गहरी नींद में चले जाएं। यही वह समय था जब मैं घर से बाहर निकल सकी थी। वैसे भी यहाँ के लोग जल्दी सो जा करते थे। मैंने आज सोच लिया था कि किसी भी तरह यहाँ से निकलना है। मेरा पति सुरेश तो 10 बजे ही सो गया था। मैंने हल्की सी गर्दन घुमा उसकी और देखा वह अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। उसे इस तरह बेफिक्र से सोते देख मेरा दिल तड़प उठा। जिस इंसान के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि मुझ पर क्या गुजर रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था जब सुरेश को इस तरह खुद से बेपरवाह देखती थी। न जाने किस बात की सजा दे रहा था वो मुझे, लेकिन आज मैं चुप बैठने वाली नहीं थी। मैं बस इस पल का इंतजार कर रही थी जब मुझे यहाँ से निकलना था। मैं बार बार घड़ी देख रही थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजा मैं धीरे से उठ गई। मेरी नजरें अभी सुरेश की ओर थी, कहीं वह किसी आह में जाग ना जाए। धीरे धीरे मैंने अपने पैर जमीन पर रखे और बिना चप्पल पहने दबे पांव कमरे से बाहर निकल आई। वरना चप्पल की आवाज़ से शायद वह जाग जाता। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ पैर भी कांप रहे थे, लेकिन मुझे हर हाल में आज जाना था। मैंने कमरे से निकलकर पीछे मुड़कर देखा। सुरेश अभी गहरी नींद में था। वह नींद में खर्राटे लेता था और उसके खर्राटों को आवाज़ कमरे से बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैंने बरामदा पार किया और लोहे के छोटे से गेट को धीरे से खोला। चारों ओर नजर दौड़ाई। उस समय कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पूरी गली सुनसान पड़ी थी। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती सीधी दिशा में चलती जा रही थी। कभी कभी डर के मारे पीछे मुड़कर देख लेती कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। पूरा मोहल्ला मीठी नींद में सो रहा था, जबकि मैं बदनसीब जैसे रात के इस पहर चारों की तरह निकलना पड़ रहा था मुझे। औरत की भी क्या कहानी है। अगर वह इस समय घर से बाहर निकले तो बजलन और वह कहलाती है, जबकि मर्द अगर इसी वक्त बाहर निकले तो उसके चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन आज मुझे कोई डर वहाँ जाने से रोक नहीं पा रहा था। मेरे अंदर की औरत जा चुकी थी। मैं बहुत तेज कदम बढ़ा रही थी ताकि जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सकूँ। 2 किलोमीटर का रास्ता मुझे पैदल ही तय करना था, क्योंकि इस समय किसी सवारी मिलने का सवाल ही नहीं था। मुझे सुबह से पहले वापस भी आना था ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। सुरेश तो सुबह 11 बजे पहले उठता नहीं था, लेकिन मुझे मोहल्ले वालों का डर था जो जल्दी उठने के आदी थे। दिल में डर भी था, मगर मेरा जुनून मुझे खींचे जा रहा था। कई बार मैं गिरते गिरते बची। हर जगह कोई ना कोई पत्थर मेरे पैरों के नीचे आ जाता, जिससे मुझे चलने से तकलीफ हो रही थी। पैर के अंगूठे से खून रिस रहा था। एक नुकीला पत्थर चुभ गया था मेरा, लेकिन ऐसे कोई पत्थर मेरे दिल में भी
चुंबे थे जिन्हें मैं जाने कब से सहती आ रही थी। एक पल के मेरे कदम लड़खड़ाए। मैं सोचने लगी कि आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हर कोई मेरे चरित्र पर ही उंगली उठाएगा। बस एक पल को मैं वापस लौटने का सोचने लगी, लेकिन फिर मुझे अपनी ये तमाम मजबूरियां और तकलीफें याद आ गई जो मुझे सुरेश से शादी के बाद मिली थी। वह इंसान जिसे मैंने बहुत चाहा था, उसने मुझे 2 पल की भी मोहब्बत नहीं दी। उस बेपरवाह इंसान के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन उसने मेरे साथ जो किया वह याद आते ही मेरे कदम तेज हो गए। मैं फिर से आगे बढ़ने लगी। मेरे दिल और दिमाग का डर अब खत्म हो चुका था। चलते चलते आखिरकार मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गई। उस जगह को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दिल गले से बाहर आ जाएगा। अब मेरे कदम जगमगाने लगे थे। क्या मैं सही कर रही हूँ? यह ख्याल आते ही मुझे ठंडे पसीने आने लगे। रुक जाओ हेतल, यह गुनाह है। यह आवाज़ मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। लेकिन मैं क्या करती? मैं अपनी इच्छाओं को कब तक दबाती? आखिरकार मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए और अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मेरे अंदर की वह आवाज़ दम तोड़ती जा रही थी। मेरे पैरों में जख्म हो चुके थे, बिना चप्पलों के यहाँ तक आई थी। और जिस इंसान के लिए आई थी, क्या वो मेरी इस तकलीफ को कभी समझ पाएगा? यह सवाल मेरे दिमाग में उठ रहे थे, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी आज तक किसी ने मेरी परवाह की ही कब थी? मेरा इरादा बिल्कुल पक्का था। मैंने धड़कने दिल के साथ हाथ बढ़ाकर उस पुराने लकड़ी के दरवाजे को धकेला। जैसे ही मैंने सामने उसे देखा, मैं खुद को रोक नहीं पाई और जल्दी से उसकी तरफ दौड़ पड़ी। सुबह के 6 बजे का वक्त होने से पहले मैं किसी तरह वहाँ से निकल आई। अब मेरे दिलो दिमाग में कोई घबराहट नहीं थी, बस इत्मीनान और शांति था। खुशी मेरी रग रग में दौड़ रही थी। मैं तेजी से कदम बढ़ाते जा रही थी। अभी भी काफ़ी अंधेरा था। कच्ची पक्की सड़क पर चलने से मेरे पैरों में ढाले पड़ गए थे, लेकिन मैं एक पल के लिए भी रुकी नहीं। मैंने अपने घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचते ही मैंने चैन की सांस ली और बिस्तर पर गिर पड़ी। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कितनी थक चुकी थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी। अब मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे। मैंने सोच लिया था कि अब उसे अपने घर ले आऊंगी, क्योंकि अब मुझे सुरेश की कोई परवाह नहीं थी। मैंने सुरेश की ओर देखा तो वह अभी खर्राटे ले रहा था। मुझे उसके वजह से अजीब सी नफरत होने लगी। ये वह इंसान था जिसकी मोहब्बत में मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। अपना घर बार, चैन और आराम सब बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसने मेरी सारी कुर्बानियों को भुला दिया। मैं सुरेश के इश्क में आंधी हो चुकी थी। हर वक्त उसे खुश करने का ही सोचा करती थी। लेकिन आज से 3 हफ्ते पहले मुझे एक अजीब सा शक होने लगा था। जब भी मैं थकी हारी नौकरी से घर आती तो ऐसा लगता कि जैसे कोई मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या आया करता था। जब मैं सुरेश से पूछती तो वह बात को टाल देता और कहता यहाँ कौन आ सकता है। लेकिन एक दिन जब मैं सुरेश का बिस्तर साफ कर रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई। बिस्तर की चादर से कुछ गिरा। छन की आवाज़ पर मेरा ध्यान गया। मैंने देखा कि फर्श पर एक बालियाँ गिरी हुई थी। मैंने उसे उठाकर देखा। मेरे पास तो ऐसी कोई बालियाँ नहीं थी। आखिर यह किसकी थी और सुरेश के बिस्तर पर क्या कर रही थी? यह सवाल
मेरे मन को बेचैन कर रहे थे। मैंने तुरंत सुरेश को फ़ोन लगाया और कहा, तुरंत घर आओ। वह रात का खाना लेने गया हुआ था। जैसे ही वह घर पहुंचा, मैंने उसे बालियां दिखाते हुए पूछा, यह किसकी है और यहाँ क्या कर रही थी? मेरे चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। सुरेश के चेहरे पर एक पल के लिए एक अजीब सा भाव उतरा गया था और लेकिन अगले ही पल वह सामान्य हो गया। वह बोला, यह तो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, इसकी दूसरी बालियां न जाने कहाँ गिरा दी। मैंने वह हंसने लगा। उसकी बात पर मुझे यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन मैं चुप हो गई और मैं वह चौक हो गई थी, क्योंकि कई दिनों से मुझे एक खास खुशबू का भी एहसास हो रहा था। अगले दिन मैंने फिर से उसके कमरे का जायजा लिया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बिस्तर पर मुझे लंबे बाल मिले जो यकीनन किसी लड़की के ही थे। कुछ बाल तकिए पर थे और कुछ चादर पर। मैं स्तब्ध होकर वह सब देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुझे धोखा भी दे सकता है। मैंने तुरंत उससे सवाल किया तो वह नाराज होकर बोला, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मुझे क्या पता यह बाल किसके हैं? यह तुम्हारे भी तो हो सकते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। दिल तो क्या कहूँ, तुमने मुझे यह हक ही कहाँ दिया है कि मेरे बाल यहाँ नजर आए? मैंने उसी वक्त मुंह फेर लिया और वहाँ से चली गई। लेकिन अब मुझे यह जानना था कि आखिर मेरी नाक के नीचे क्या खेल खेला जा रहा है। अगले दिन सुबह जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो वहाँ जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ तो मैंने मैट्रिक के इम्तिहान दिए थे कि मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग गई। लेकिन मेरी माँ ने हर आने वाले रिश्ते को यह कहकर मना कर दिया कि अभी हेतल बहुत छोटी है। उनकी यह बात सही भी थी, लेकिन मेरी माँ का यह बहाना धीरे धीरे आदत बन गया। जब मैंने बीए कर लिया तो भी वह मेरी पढ़ाई का बहाना बनाकर हर रिश्ते को मना करती रही। मैं बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। जहाँ भी जाती लोग मुझे देखते रह जाते। हम एक साधारण परिवार से थे, इसीलिए मैं हमेशा भरे कपड़े पहनती थी, लेकिन लोग मेरी इसी सादगी को पसंद कर लेते थे। समय बीता गया, मैंने टॉप किया और मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। वह माँ के कहने पर मैंने स्वीकार की, वरना मैं मास्टर्स करना चाहती थी। लेकिन माँ का कहना था, घर में 3 बहनें बैठी हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा? पिताजी को गुजरे हुए 2 साल हो गए थे। मजबूरन मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कैसे मिल गई। मेरी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी थी। मैं सारा पैसा माँ को दे देती थी, बस कुछ हजार अपने लिए रख लेती थी, क्योंकि नौकरी के लिए मुझे अच्छे कपड़े और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। कंपनी मेरे लिए पिक एंड ड्रॉप की थी और भी व्यवस्था करती थी। अब तो बड़े बड़े घरों से भी मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे, लेकिन माँ हर बार मना कर देती थी। अब मैं थक चुकी थी। मुझे एक जीवन साथी की ज़रूरत थी जो मेरे दुख सुख में मेरा साथ दे। लेकिन अम्मा ने जैसे मुझे पैसे कमाने की मशीन समझ लिया था। कई बार मैंने उन्हें इशारों इशारों में कहा हाँ भी कि अब मुझे शादी करनी है, लेकिन वह एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती थी। इन्हीं दिनों मेरे एक सहकर्मी ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं हैरान रह गई। वह मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और उनकी तलाक हो चुकी थी। उनकी 9 साल की बेटी भी थी। उनके मुंह से शादी का प्रस्ताव सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। घर आकर मैं अपने कमरे में बंद हो गई और अपनी किस्मत पर खूब रोई।
कल तक अच्छे खासे खूबसूरत और जवान लड़कों के रिश्ते आया करते थे, लेकिन अब अम्मा की बेरुखी और अनदेखी की वजह से अगड़ उम्र के लोग मुझसे शादी करना चाहते थे। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरी अपनी माँ को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि मेरी उम्र निकलती जा रही है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब था। उनका कहना था कि लोग मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रही थी। अब तो मेरी पदोन्नति भी हो गई थी। मैंने अपनी मेहनत से घर को बहुत अच्छे से बनवाया था। ऊपर 2 कमरे बनवाए ताकि ऊपरी हिस्सा किराए पर दे सके। यह सब मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा था, लेकिन अफसोस इस सब में मुझे ना तो कोई खुशी मिल रही थी और ना ही इम्तिनान। मुझे तो बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरे नखरे उठाए और मेरा ख्याल रखे। अब तो मेरी मांग में काफ़ी सफ़ेद बाल भी आ गए थे, जिन्हें मैं रंग लगाकर छुपा लेती थी। मैं समझ चुकी थी कि माँ मेरी शादी कभी नहीं होने देगी। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आज कुछ लोग रिश्ते के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर वह आग बबूला हो गई और मुझसे कहने लगी कि तुमसे अपनी जबानी संभल नहीं रही है। जो खुद ही रिश्ते वालों को बुला लिया। उनके मुंह से यह सब सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं चुप रही। और मैंने ठान लिया था कि हर हाल में शादी करनी है। यह रिश्ता मेरी सहेली रीना ने बताया था, जो अब 4 बच्चों की माँ थी। उसने अपने बिघुर देवर का रिश्ता बताया था। उसकी कोई औलाद नहीं थी और उसकी पत्नी की 1 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। रीना ने मुझे समझाया था कि अब मुझे किसी कुंवारे लड़के के सपने देखना बंद कर देना चाहिए और उसके देवर से शादी कर लेना चाहिए। वह बहुत अच्छा इंसान था और अच्छी कमाई करता था। उसका खुद का बिजनेस था, इसीलिए मैंने उन लोगों को बुलाया था, लेकिन उनके आते ही माँ ने उनकी खूब बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा, तुम लोग सिर्फ इसीलिए हेतल के पीछे पड़े हो क्योंकि यह एक अच्छी नौकरी पर है, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी लालची इंसान के साथ हरगिज नहीं करूँगी। ऐसी बातें सुनकर भला कौन शरीफ इंसान सह सकता था। यह लोग भी गुस्से में वहाँ से चले गए। उस रात मैं माँ के सामने खड़ी हो गई और कहा, माँ, आपने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। अब देखिएगा, मैं खुद ही किसी से शादी कर लूँगी और आपका यह घर छोड़कर चली जाऊँगी। मेरी बातें सुनकर माँ रोने और चिल्लाने लगी, किसी बेहिया लड़की है तू जो अपनी शादी के लिए मरी जा रही है। लेकिन मैं अब पत्थर की हो चुकी थी। उनका रोना धोना मुझ पर कोई असर नहीं कर रहा था। ऊपर वाले घर में एक लड़का किराए पर रहने आया था। उसका नाम सुरेश था। वह उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा था, लेकिन आते जाते वह मुझे पसंद भरी नज़र से देखा करता था। एक दिन मैंने उसे अकेले में बुलाकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे इस सवाल पर वह घबरा गया, लेकिन फिर बोला, आप मुझे पसंद है, लेकिन मेरे हालात ठीक नहीं है। नौकरी नहीं है मेरा, इसीलिए गुजारा मुश्किल है। आपको खुशियाँ कैसे दूंगा? मैंने कहा, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं नौकरी करती हूँ और घर चला सकती हूँ। अगर तुम तैयार हो तो हम आज ही शादी कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने शादी के लिए हामी भर ली। अगले ही दिन हमने बिना किसी को बताए शादी कर ली। मैंने सुरेश से कुछ समय मांगा ताकि मैं किसी अच्छे किराए के घर का इंतजाम कर सकूं, लेकिन सुरेश ने खुद ही इसका इंतजाम कर लिया और मैंने अपना सामान पैक किया और माँ से कहा कि मुझे नौकरी के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। माँ को कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उन्होंने एक बार भी चिंता नहीं जताई कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी। उन्हें सिर्फ इस बात की
तसल्ली थी कि मुझे दूसरे शहर जाने से अतिरिक्त पैसे मिलेंगे। जो पहले मैं कुछ झिझक और अफसोस महसूस कर रही थी, वह भी अब ख़त्म हो गया। मेरी माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। मैं भारी मन के साथ उस घर से निकल गई। बाहर सुरेश मेरा इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों इस किराए के मकान में आ गए, लेकिन वहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने देखा कि सुरेश मुझसे दूरी बनाए रखता था। हम दोनों अब शादीशुदा थे, लेकिन वह मुझसे अजीब तरह से घबरा हुआ रहता था। मैंने सोचा हमारी शादी अचानक हुई है, शायद इसीलिए उसे समय चाहिए। मैंने सोचा कि उसे समय चाहिए और इस वजह से मैं चुप हो गई। लेकिन सच्चाई यही थी कि मुझे वह बहुत पसंद था। उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। जब वह अच्छे कपड़े पहनता तो किसी राजकुमार जैसा लगता था। जब भी हम बाहर जाते, लोग हमें प्रशंसा भरी नज़र से देखते और मुझे उस पर गर्व होता। मैंने उसके लिए बहुत सारी खरीदारी की थी। साथ ही मैंने घर के लिए भी काफ़ी सामान लिया था। एक हफ्ते बाद मैंने माँ को फ़ोन किया और बताया कि मैंने शादी कर ली है। मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी और कहा कि मैं अब भी उन्हें पैसे भेजती रहूँगी, लेकिन पहले जितना नहीं, क्योंकि अब मेरा अपना घर और खर्चे भी थे। मेरी बात सुनते ही माँ फ़ोन पर चिल्लाने लगी। उन्होंने मुझे कई बद्दुआ दी। मैंने चुपचाप दिल पर पत्थर रखकर उनकी बातें सुनी। मुझे उनसे यही उम्मीद थी। मैंने अपने कुछ सहकर्मियों को भी घर पर बुलाया ताकि सबको पता चल जाए। कुछ लोग मुझ पर हंस रहे थे कि मैंने अपने से छोटे लड़के से शादी कर ली, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। सुरेश के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वह घर पर ही रहता या बाहर आवारागर्दी के लिए निकल जाता। मैंने काफ़ी समय तक यह सब सहा, लेकिन एक दिन मैंने उससे कहा कि वह कब तक इस तरह घर पर बैठा रहेगा। उस दिन वह मुझसे नाराज़ हो गया और कहने लगा कि अगर मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने आज तक मुझसे इस तरह बात नहीं की थी। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही और वह घर से बाहर चला गया। हालांकि वह मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन मेरी इज्जत बहुत करता था। वह हर वक्त मेरी हर बात मानता था, यहाँ तक कि मुझे पानी के लिए भी उठाने नहीं देता था। और उसकी यह बातें मुझे बहुत पसंद थी। वह बिना कहे ही मेरे सारे काम कर देता था, लेकिन अब भी हमारे बीच वह दूरी बनी हुई थी जो पहले दिन से थी। आज जब उसने घर छोड़कर जाने की बात कही तो मैं परेशान हो गई। उसके बिना मैं कैसे रहूँगी, यह ख्याल मेरे दिल को झकझोर रहा था। मैंने तय कर लिया कि अब मैं उससे कोई सवाल नहीं करूँगी। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। लोग पहले ही मेरा मजाक उड़ाते थे और उन्हें फिर से मौका मिल जाएगा। जब सुरेश घर आया तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मेरी बात सुनकर वह भी शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि उस वक्त मुझे इतना गुस्सा क्यों आया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। उसकी यह बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। मैं हमेशा उसे जेब खर्च दिया करती थी, उससे मुझसे कभी कुछ मांगना ना पड़े, इसलिए मैंने उसका जेब खर्च बढ़ा दिया था। मुझे डर था कि कहीं वह मुझे छोड़कर ना चला जाए। सुरेश के घर वाले कभी हमसे मिलने नहीं आए। वह बस कभी कभी अपने गांव जाकर उनसे मिलता। जब भी वह जाता मैं उनके लिए तोहफे भेजती थी। सुरेश शुरुआत में नौकरी की तलाश में शहर आया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे नौकरी की कोई इच्छा नहीं थी। उसे बिना मेहनत के सब कुछ
मिल ही जाता था। हमारा घर छोटा था जिसमें बस 2 कमरे थे। सुरेश ज़्यादातर दूसरे कमरे में सोता था, लेकिन जब मैंने अपने कमरे में एसी लगवाया तो वह मेरे ही कमरे में नीचे गद्दा बिछाकर सोने लगा। उसकी मौजूदगी से मुझे सुरक्षा का एहसास होता था। घर का किराया भी अब मुझे कंपनी से मिलने लगा था। अब मैं माँ को बहुत कम पैसे भेज पाती थी। हर दिन कोई ना कोई नया खर्चा निकल ही आता था। माँ से मेरी बात अब नहीं होती थी। मैं बस पैसे भेज देती थी। माँ को मेरे घर का पता भी नहीं मालूम था। समय बीतता गया और मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। अब मैं और मेरे साथ साथ सूरज के लिए भी पैसे कमाने की मशीन बन चुकी थी। मेरे सहकर्मी अक्सर पूछते थे कि अब तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिली है। मैं शर्मा जाती और बात को टाल देती। अब उन्हें क्या बताती कि हम दोनों बस नाम के पति पत्नी थे। मैं उनके सवालों को टाल देती थी, लेकिन अब मेरे अंदर माँ बनने की गहरी चाहत ने जन्म ले लिया था। मुझे एहसास था कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है। अगर अब भी मैं माँ नहीं बनी तो शायद कभी ना बन पाऊँ। लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरे होठ छिल गए थे। सुरेश अपने गांव माता पिता से मिलने गया हुआ था। उसके बिना मुझे चैन नहीं आता था। घर मुझे खाने को दौड़ता था, लेकिन जब वह वापस आया तो बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? तब उसने कहा, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वह मुझ पर जोर दे रही है कि मैं गांव वापस आ जाऊं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे गले में आकर अटक गया। उसके बिना मैं कैसे रहूंगी? यह ख्याल मुझे सताने लगा। पूरी रात मैं सो नहीं सकी। सारी रात सोचती रही कि सुरेश के मन में क्या चल रहा है। शायद वह मुझे छोड़कर अपने गांव लौट जाए, क्योंकि उससे मुझसे कोई प्यार तो था ही नहीं। अगले दिन मैं ऑफिस गई, लेकिन सिर में तेज दर्द होने लगा। मैंने अपने बॉस से छुट्टी ली और घर लौट आई। घर आते ही मुझे एक अजीब एहसास हुआ। पूरे कमरे में एक महिला के परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। उसी दिन मैंने जान लिया था कि मेरे घर में सुरेश ना जाने किसके साथ शादीशुदा जिंदगी जी रहा था। लेकिन जब मैंने उस दिन बाथरूम में मेकअप का सामान देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। मेरे दिल और दिमाग में जैसे तूफान आ गया था। मानो मैं तपते रेगिस्तान में खड़ी थी, जहाँ एक बूंद पानी भी नहीं था। जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, वह मेरे साथ ऐसा बड़ा धोखा करेगा, यह मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कि उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी सारी तड़पती इच्छाओं को पूरा करूंगी। इसलिए मैंने कोशिश शुरू कर दी थी और मुझे उस जगह का पता भी मिल गया था। मुझे रात के समय जाना था ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। इसीलिए मैंने रात को ही जाने का फैसला किया। वह बसी हुई जगह एक नर्स की थी, जहां उसने मेरे लिए एक बच्चे का इंतजाम किया था। जी हाँ, उस रात मैं उसी बच्चे से मिलने गई थी। मेरी तड़पती ममता मुझे वहाँ तक खींच लाई थी, जहाँ वह बच्चा मेरा इंतजार कर रहा था। उसे देखकर मैं रुक नहीं पाई। मैंने नर्स को उसकी रकम दे दी थी और अब 2 दिन बाद मुझे उसे लेने आना था। लेकिन एक ख्याल मुझे लगातार परेशान कर रहा था कि जाने किस माँ की गोद उजाड़कर वह नर्स उस बच्चे को अस्पताल से चुरा लाई थी। यह बहुत बड़ा पाप था और मैं भी इसमें हिस्सेदार बनने जा रही थी। मेरा ज़मीर मुझे बार बार ताने दे रहा था, लेकिन मेरी ममता का जुनून मुझ पर हावी होने लगा था। जब मैं बाकी की रकम लेकर दूसरी रात नर्स के घर पहुंची तो वह मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसने झट से बच्चा मुझे थमाया और मुझे जाने के लिए कहा, खबरदार, जो किसी को मेरे बारे में कुछ बताया तो वह जल्दी से पैसे गिनते हुए
बोली। मैंने बच्चे को गोद में लेकर अपनी ममता को पूरा किया और जल्दी से वहाँ से निकल आई। अब मैं धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी क्योंकि मेरे हाथ में मेरा बच्चा था। घर पहुंचकर मैंने उसे अपने कमरे में ले जाकर रखा, जहाँ मैंने पहले ही उसके सामान की व्यवस्था कर ली थी। उसका दूध, कपड़े, फिर सब कुछ। बच्चे के रोने की आवाज़ पर सुरेश की आंख खुल गई। वह जल्दी से मेरे कमरे में आया और हैरान होकर मुझे देख रहा था। यह किसका बच्चा है हेतल? वह हैरान होकर बोला। पूछने लगा। मैंने शांति से उसे बताया, यह मेरा बच्चा है, मैंने इसे गोद लिया है। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन मैंने उसे रोक दिया। यह मेरी जिंदगी है, मेरा घर है। अब मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम जैसे धोखा देने वाले इंसान के साथ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जो मेरे ही घर में अपनी दूसरी बीवी को लाकर रहता था, उसका हैरान होकर मुंह खुल चुका था। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। पिछली बार जब तुम गांव गए थे तो वहाँ अपनी मौसी की बेटी से शादी रचाई थी अपनी माँ के कहने पर, और यही नहीं, उसे मेरे घर में भी ले आए थे। पूरा हफ्ता वह घर में रही और मुझे कुछ खबर भी नहीं हो सकी, क्योंकि मैं तो सुबह जाती और शाम को थकी हुई वापस आती थी, और तुमने मुझे शाम की चाय में नींद की गोलियां भी देनी शुरू कर दी थी ताकि मैं कुछ ना देखूं ना सुनूं। वह हैरान होकर मेरी बातें सुन रहा था। तुम्हारा कसूर नहीं है सुरेश, सारा कसूर मेरा था। मुझे समझ लेना चाहिए था कि तुम मुझे बस अपनी एटीएम मशीन समझते हो। इसके अलावा मेरी कोई औकात नहीं है तुम्हारी नज़र में। और अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने उसे घर से जाने को कहा और वह वहीं खड़ा काफ़ी देर तक मुझसे माफ़िया मांगता रहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना था। मैंने कहा, सुबह से पहले अपना सामान बांध ले। मजबूर और थके हुए कदमों से वह अपने कमरे की ओर चला गया। मैं अपने बेटे दीपू को दूध पिलाने लगी, लेकिन जाने क्यों वह बेचैन था, चुप नहीं हो रहा था। कुछ देर के लिए सो जाता, फिर से रोने लगता। उसकी बेचैनी और तड़प मुझे देखी नहीं जा रही थी। सुरेश जा चुका था और मैंने एक और खास फला भी ले लिया था कि जिस तरह मैंने सुरेश को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था और वह कभी मेरा नहीं हो सका था, वैसे ही यह बच्चा भी मैंने ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में लाया था। उसकी माँ कितना तड़प रही होगी, यह ख्याल मुझे शांति से जीने नहीं दे रहा था। करीब 2 दिन बाद मैं इस बच्चे को उसके माता पिता के पास ले गई। जो खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे, उनका बच्चा अस्पताल से चोरी हो गया था। जब मैंने दीपू को उसकी माँ की गोदी में रखा तो जैसे उसकी माँ को नई जिंदगी मिल गई। वह मेरा इतना धन्यवाद कर रही थी कि मैं शर्मिंदा हो गई थी। वह मुझे दुआएं दे रही थी और मैं खाली हाथ वहाँ से निकल आई। मुझे अब वापस माँ के पास जाना था। शायद उनकी ही बद्दुआ लगी थी मुझे। जैसे ही मैं उनके घर पहुँची तो जैसे माँ के बीमार शरीर में जान सी आ गई। वह काफ़ी बीमार थी। मुझे देखते ही उन्होंने रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने घर की ज़रूरतों के खातिर मेरा हक मारा था। उन्हें डर था कि अगर मैंने शादी कर ली तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैंने उनका हाथ थाम लिया और उनसे माफ़ी मांगी। शुरू में मैंने कहा, कसूर मेरा ही था, मैं स्वार्थी हो गई थी। अपनी इच्छाओं को खातिर विधवा माँ और बहनों को दुनिया के रहम और कर्म पर छोड़ दिया था। कुछ ही दिन बाद सुरेश ने मुझे तलाक भेज दिया था और माँ ने मेरी
दोस्त के देवर को बुलावा भेजा था। बड़ी हैरानी की बात थी कि वह अभी तक मेरे इंतजार में बैठा था। मेरी दोस्त ने बताया था कि मैं उसे बहुत पसंद आ गई थी। अब से वह शादी से मना कर रहा था। हमारी शादी मानगी से हो गई थी और हितेश मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे नाज नखरे ऐसे उठाते जैसे उनकी पहली शादी हो। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। अब मैं अपनी सारी तनख्वाह माँ को भेजा करती थी क्योंकि हितेश के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और शायद एक माँ को उसके बच्चे से मिलवाने के बदले में ईश्वर ने मेरे घर की भी उम्मीद की किरण जगा दी थी। हम दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने की सलाह दी थी क्योंकि मैं 40 की हो चुकी थी और इस उम्र में कई खतरे हो सकते थे। अब मैं जितना ईश्वर का धन्यवाद करती कम था क्योंकि मैं गुनाह करने से बच गई थी, वरना आज उस तड़पती माँ की बद्दुआ भी मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्ते।